वेलकम गाइज आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेट ओनली, जहाँ आपका फिर से स्वागत है एक शानदार जीके जीएस की सेट में, जिसकी संभावना हो कि आपके एग्जाम में आए प्रश्न और आप उसे कल ले जा पाएँ। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, तो इसका जवाब दीजिए। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कहाँ पर बनाया था? तो आपको बताना है अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम को कहाँ स्थापित किया था। कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली। तो बताइए। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि उत्तर ढूंढ के रखें और इसे निगेटिव मार्किंग भी काउंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, उस वक़्त के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड बेलेजली। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दूसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को किस नाम से भी जाना जाता था या जाना जाता है? बताइए। दीनबंधु, राजाजी, लोकनायक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए। जयप्रकाश नारायण को किस निकनेम से जाना जाता था? तो वो है लोकनायक नाम से जाना जाता था। तो दीनबंधु किसको जाना जाता था? तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। और राजा जी को किसके नाम से जाना जाता था? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिए। तीसरा प्रश्न, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई? तो माउंटबेटन योजना कब घोषणा हुई थी इसकी, ये बताइए। तो आपको एग्जैक्ट डाटा याद करना पड़ेगा इसका, क्योंकि सारा 1947 से दिया हुआ SP, तो एग्जैक्ट डाटा आपको पता होगा तभी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, इसलिए ये प्रश्न ज़रूरी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो माउंटबेटन योजना की घोषणा 3 जून 1947 में की गई थी। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बताइए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए। लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो कौन थे गवर्नर जनरल? इसका नाम बताइए जिसने भारत में भू राजस्व व्यवस्था स्थापना की थी। तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको कभी कभी इसकी SP भी पूछ जाती है। गवर्नर जनरल भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था किस ईस्वी में की गई थी? तो वो थी 1793। तो ये भी आपको याद रखिएगा। चलते हैं पहले पंचवें प्रश्न की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत को की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, तोता बेटा, कुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो है अनाईमुड़ी। और इसका हाइट कितना है, कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 2695 मीटर है। तो इस तोता बेटा का भी मैं बता देता हूँ। जो तोता बेटा है वो नीलगिरी क्षेत्र की तोता बेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, तोता बेटा नीलगिरी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो वो है 2637 मीटर। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। छठा प्रश्न, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो बताइए, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? उज्जैन, खजुराहो, ओरछा, मांडू। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि खजुराहो का मंदिर किसने बनाया था? तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनाया था। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, भारत की राज्य मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को। और ये कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है? तो 124वें में है।
तो ये भी याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को 124 अनुच्छेद में रखा गया है। 8वां प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, 1980, 1970, 1975। तो ये एग्जैक्ट डेट आपके मुंह पर रहना चाहिए, एग्ज़ाम में आए आप उसे आसानी से कर लें, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। तो चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न है, निकोलो कॉन्टी कौन थे? तो ये कौन थे बताइए? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इटली के एक यात्री थे जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की, या एक पुर्तगाली थे या एक ईरानी थे? तो निकोलो कॉन्टी कौन थे बताइए? राइट आंसर सोचिए। तो ये एक इटली के यात्री थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो कब से कब यात्रा की थी ये भी एग्जाम में पूछता है, तो आप उसको बताएंगे। 1420 से 22 तक की थी। तो उस वक़्त विजयनगर के सम्राट कौन थे? शासक किसका था? तो देवराय प्रथम उस वक़्त के शासक थे। तो ये याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, द कोलिजन ईयर्स आत्मकथा किसकी है? तो द कोलिजन ईयर्स आत्मकथा किसने लिखी है? लाल कृष्ण आडवाणी ने, सोनिया गांधी ने, मनमोहन सिंह ने, प्रणब मुखर्जी ने? तो किन्होंने लिखी है द कोलिजन ईयर्स आत्मकथा? तो ये आत्मकथा श्री प्रणब मुखर्जी की है। तो याद रखिएगा, आत्मकथा के बारे में एग्जाम में सवाल बनते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता। ये सल्तनत काल के बारे में दिया गया है कि अधिकारी को, कौन अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो वित्त मंत्री को वजीर, शाही पत्र व्यवहार को तबीर खास, शाही महल प्रभारी को वकील दर, मुख्य न्यायिक अधिकारी को परीत। किसको क्या कहा जाता था तो सल्तनत काल में, ये आपको बताना है। आप बताना है किसे, 3 इसमें राइट है, 1 गलत है। तो आपको बताना है कौन मैच नहीं करता, कौन गलत है, आपको बताना है। तो सोचने के लिए थोड़ा समय देते हैं। अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, का राइट आंसर डी हो जाएगा। मुख्य न्यायिक अधिकारी को वरीद नहीं कहा जाता था। बाकी बचा 3 राइट है। शाही महल प्रभारी को वकील दर के नाम से जाना जाता था, शाही पत्र व्यवहार को तबीर खास के नाम से, और वित्त मंत्री को वजीर के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिए ये। 12वां प्रश्न, पृथ्वी की सतह के कितने अंदर जाएंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। कितनी अंदर जाएंगे पृथ्वी की गहराई के अंदर? बताना आपको ये। प्रति 32 मीटर, प्रति 36 मीटर, प्रति 30 मीटर, प्रति 28 मीटर। तो कितनी गहराई के अंदर जाएंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बताइए? तो हम लोग प्रति 32 मीटर अंदर जाते हैं गहराई में, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ते हुए दिखता है। तो ये याद रखिए। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो बताइए, सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहलाते हैं? बताइए, संसद का जब सदन होता है तो उसमें प्रश्नकाल के बाद जो मौखिक रूप से पूछा जाता है प्रश्न, उसे क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न, अल्पावधि प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न? बताइए। तो प्रश्नकाल कब से कब होता है? तो ये आपको पता रहना चाहिए। प्रश्नकाल 11 से 12 बजे तक दोपहर में चलता है। 11 से 12 बजे तक के टाइम को प्रश्नकाल कहते हैं। तो बताना, मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न को कहते हैं तारांकित प्रश्न, और लिखित रूप से पूछे जाने वाले को क्या कहते हैं? अतारांकित। याद रखिएगा ये। 14वां प्रश्न, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया था? तो बताइए, वर्ल्ड क्लाइमेट सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ था? जिनेवा, टोक्यो, न्यूयॉर्क, दिल्ली? तो इसका राइट आंसर सोचिए। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जिनेवा में किया गया था। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रस घाटी के नाम से जाना जाता है? बताइए, चंबल घाटी, नर्मदा घाटी, महानदी, कृष्णा घाटी? तो किसे विभ्रस घाटी समझा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए, प्रथम शरद ऋतु ओलंपिक्स खेल किस वर्ष आयोजन हुआ? तो बताना है प्रथम बार विंटर ओलंपिक्स कब आयोजित किया गया था? 1924, 1928, 1920, 1916। तो राइट आंसर सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में किया गया था प्रथम विंटर ओलंपिक्स। 1924 में आयोजन हुआ था। तो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछेगा मॉडर्न समर ओलंपिक्स कब आयोजन किया गया था प्रथम बार, बताएंगे आप। मॉडर्न जो ग्रीष्मकाल ओलंपिक्स है वो प्रथम बार 1896 में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? तो एथेंस में किया गया था, ग्रीस में किया गया था। तो ये याद रखिएगा। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। आसान सवाल, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताइए पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो पोलो खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा इसको। पोलो में 4 लेटर हैं तो 4 खिलाड़ी होते हैं। पूछेगा 5 किस्में होते हैं तो 5 होते हैं बास्केटबॉल में, और 6 किस्में होते हैं तो ये होते हैं वॉलीबॉल में। और वाटर पोलो के बारे में पूछेगा तो उसमें वाटर पोलो के बारे में पूछेगा तो उसमें कितने होते हैं? 7, याद रखिएगा। बाकी आपको कबड्डी में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। क्रिकेट में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आपको पता ही होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न बताइए, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूल के रूप में किसका यूज किया जाता है परमाणु रिएक्टर में? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो इसका राइट आंसर बताइए। परमाणु रिएक्टर में किसका फ्यूल के रूप में यूज होता है? तो यूरेनियम का यूज होता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? एलपीजी का प्रमुख घटक बताना आपको। मीथेन, ब्यूटेन, एंथेन, प्रोपेन। तो आपको तो पता होगा एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा होती है वो है ब्यूटेन की। तो एलपीजी में प्रमुख घटक ब्यूटेन हुआ, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर। बताइए कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है? राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, थाइमिन। तो इसका राइट आंसर बताइए। जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाएगा तो होगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नेम है? तो ये है विटामिन सी का। आपसे पूछेगा टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नेम है? टोकोफेरॉल, तो आप बोलेंगे विटामिन ई का। उसी प्रकार राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का, और थाइमिन विटामिन बी1 का। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही प्रश्न। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।